अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी और थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से भी। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो है कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन समझेंगे। पुलिस किस तरीके से रिपोर्ट करती है, उसके बाद किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, और फिर उसके बाद फर्दर जो आपका केस है वो मूव ऑन कैसे होता है एक ट्रायल के लिए। ठीक है। अब जो ट्रायल कमेंस होता है वो तो प्रोसीजर आगे चल के हम पढ़ेंगे, लेकिन पुलिस एफआईआर करेगी, एफआईआर करने के बाद इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से करेगी, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर फर्दर क्या प्रोसीजर होगा, किस तरीके से स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, कन्फेशन किस तरीके से रिकॉर्ड होगा, और फिर लास्ट में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद अपना जो चालान है वो सबमिट कैसे करेगी। ठीक है। 154 से लेके 173 या 174, जो आपका 173 है, 173 सीआरपीसी आज हम डिस्कस करेंगे। कल हम जो है देखेंगे 173 से लेके 176 इंक्वेस्ट रिपोर्ट क्या होती है, वो हम कल डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास एफआईआर लॉन्च होती है, एफआईआर लॉन्च होने से पहले सबसे पहला इंग्रेडिएंट क्या देखा जाता है कि जो ऑफेंस हुआ है वो ऑफेंस किस नेचर का है। आइदर तो वो ऑफेंस कॉग्निजेबल है या आइदर वो एक नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब कि कहने का मकसद क्या, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ऑफेंस या तो बेलेबल होता है, नॉन बेलेबल होता है, कॉग्निजेबल होता है, नॉन कॉग्निजेबल होता है, या फिर कंपाउंडेबल होता है, या फिर नॉन कंपाउंडेबल होता है। लेकिन जब एफआईआर लॉन्च होगी, क्या हो रही है यहाँ पर, एफआईआर, ठीक है। अब एफआईआर जब लॉन्च हो रही है तो वहां पर क्या देखा जा रहा है कि ये ऑफेंस जो कमिट हुआ है वो कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर तो ऑफेंस होगा कॉग्निजेबल तो फिर क्या होगा, फिर 154 सीआरपीसी के तहत इसकी हो जाएगी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। ठीक है। अगर नॉन कॉग्निजेबल होगा फिर क्या होगा, 155 सीआरपीसी के तहत क्या होगा, इसकी कच्ची रिपोर्ट दर्ज होगी, जिसको हम एनसीबी कहते हैं प्रैक्टिस के अंदर। अब यहाँ पर फर्दर मोर फिर क्या होगा, फिर ये देखा जाएगा कि ये जो एफआईआर लॉन्च हुई है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद, अब देखें सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, उसके बाद फिर हम डिटेल में एक एक प्रोविज़न को डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये जो एफआईआर लॉन्च हुई है, एफआईआर होने के बाद फिर इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन 154 की इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, 156 सीआरपीसी के तहत क्या होगी इसकी इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हुई। अब इन्वेस्टिगेशन होने के बाद फिर फर्दर आप आ जाएं किसकी तरफ, इन्वेस्टिगेशन हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन का जो सब क्लास 3 है, 156A क्या कहता है, 156A ये कहता है कि अगर तो ब्लास्फेमी लॉज हैं, कौन से लॉज हैं, ब्लास्फेमी लॉज, तो वहां पर कम से कम एएसआई क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। ठीक है। उसके बाद 157 क्या कहता है, 157 ने ये कहा हमें कि हमारे पास प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड है, वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड का क्या मतलब होता है, सस्पेक्टेड मतलब कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, और यहाँ पर रिपोर्ट किस चीज़ की 155 की हुई है, तो वहाँ पर 157 मूव होगा। 157 ने फिर क्या कहा कि वेयर ऑफेंस इज सस्पेक्टेड एंड देयर इज नो रिपोर्ट, तो पुलिस खुद से क्या हो जाएगी, पुलिस खुद से उस ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व हो जाएगी। फिर 158 ने क्या कह दिया, 158 ने हमें फर्दर ये कहा, और नो सच रिपोर्ट अंडर 157। फिर क्या होगा, फिर 158 ने क्या कहा कि जहाँ पर रिपोर्ट नहीं होगी तो फिर फर्दर वहाँ पर जो है 157 मूव करेगा, मतलब 157 और 158 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। 159 ने क्या कहा, 159 ने हमें ये कहा कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी, प्रिलिमिनरी
इंक्वायरी होगी, मजिस्ट्रेट करेगा। मजिस्ट्रेट क्या करेगा? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगा। अब यहाँ पर देखिए, पहली बात तो ये क्लियर करें कि मैं जस्ट आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा रहा हूँ, वन बाय वन, एक एक प्रोविज़न डिटेल के अंदर। थोड़ी देर में, मैंने अभी लेक्चर स्टार्ट किया नहीं है, जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ, ताकि आपको ये पता चल सके कि हम आज पढ़ने क्या जा रहे हैं। उसके बाद 160 ने क्या कहा? 160 ने ये कहा स्टेटमेंट्स कॉल होंगी। क्या होंगी? स्टेटमेंट्स कॉल होंगी। वन 160 सीआरपीसी क्या कहता है कि स्टेटमेंट्स कॉल की जाएंगी। 161 के तहत फिर यही स्टेटमेंट क्या होगी? रिकॉर्ड होगी। रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स अदर देन कन्फेशन, अदर देन कन्फेशन। उसके बाद आ जाता है 164। 164 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कन्फेशन किस तरीके से रिकॉर्ड करेगा? कौन रिकॉर्ड करेगा? कन्फेशन, जुडिशियल कन्फेशन, जो कि मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करता है। 164 के तहत किस तरीके से रिकॉर्ड होगा? फिर आ जाएगा 167। 167 ने क्या कह दिया? 167 ने कहा रिमांड। रिमांड का मतलब क्या होता है? टू सेंड बैक। रिमांड का क्या मतलब है? टू सेंड बैक फॉर सेक ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर तो इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई तो वहाँ पर फिर रिमांड के थ्रू वो सेंड बैक किया जाएगा। रिमांड कितने दिन का होगा? कॉन्टेस्ट किस तरीके से होगा? ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाए नेक्स्ट जो प्रोविज़न आ जाता है। नेक्स्ट प्रोविज़न क्या कहता है हमें? 167 आ गया। 169 फिर क्या आएगा? 169 रिलीज बाय पुलिस किस तरीके से होगी? पुलिस किस तरीके से किसी शख्स को रिलीज़ कर सकती है, ठीक है। और फिर उसके बाद आ जाएगा आगे का प्रोविज़न, जो कि हमें क्या बताता है? जो हमें ये बताता है कि 173 के तहत फिर चालान किस तरीके से सबमिट होगा। सबमिशन ऑफ चालान 173 के तहत। ये आपका एक नॉर्मल सा प्रोसीजर है जो कि एडॉप्ट होता है इसके अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, ठीक है। ये एक ऐसा चैप्टर है कि जिसके बारे में अदर देन लॉ स्टूडेंट उनको भी पता होना चाहिए कि एफआईआर लॉन्च होती है। एफआईआर लॉन्च होने के बाद क्या होता है? इन्वेस्टिगेशन पुलिस किस तरीके से करती है। पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो कौन से प्रोविज़न के तहत करती है। फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस क्या करेगी, क्या नहीं कर सकती, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट कब करेगा, कब नहीं करेगा, स्टेटमेंट्स कॉल कैसे की जाएंगी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कौन सा प्रोविज़न? 154, जो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। 154 सीआरपीसी जब आप ओपन करेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा? 154 सीआरपीसी ज़रा ओपन करें आप। 154 सीआरपीसी कहता क्या है? 154 सीआरपीसी कहता है एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ गिवन ओरली और इन रिटन। मतलब कि जो आपकी एफआईआर है वो ओरली भी हो सकती है, रिटन के अंदर भी हो सकती है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ओरल ही होगी। उसके बाद टू ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन शैल रिड्यूस इन राइटिंग। मतलब कि पुलिस ऑफिसर क्या करेगा? उसको रिड्यूस इन राइटिंग करेगा। by him or under his direction read in front of him and such information shall be signed by person। मतलब जो एफआईआर होगी, अब एफआईआर आपने अक्सर देखी होगी, सिंधी के अंदर भी होती है, उर्दू के अंदर भी होती है, और जो है पंजाब के अंदर उर्दू के अंदर चलती है। नॉर्मली उर्दू के अंदर चलती है, लेकिन इलाके के हिसाब से जो लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर भी हो सकती है, ठीक है। शैल बी इंटर्ड इनटू अ बुक बाय सच ऑफिसर। अब ये बुक का क्या मतलब है? देखें, एफआईआर जब हम पढ़ने जा रहे हैं, एफआईआर 154 सीआरपीसी, 154 सीआरपीसी के तहत क्या होता है? एफआईआर होती है, उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर आपका नाम, जो एप्लीकांट है जिसने एफआईआर करवाई है उसका नाम होगा, ठीक है। जो अक्यूज्ड है पर्सन्स हैं उनके नाम होंगे। एफआईआर के अंदर जो जो आपने ऑफेंसेस, जो जो आपने जो कलम लगाए हैं पीपीसी के, वो लिखे हुए होंगे।
फिर नीचे लिखा होगा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, के पुलिस जो है किसको नामजद कर रही है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कि आईओ होगा, जो कि पूरे के पूरे इस एफआईआर के बाद इस केस की क्या करेगा, छानबीन इन्वेस्टिगेशन करेगा। और फिर एक जो है तफसील बयान होती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब क्या है, एफआईआर का मतलब क्या है, इब्तदाई इत्तलाई रिपोर्ट, मतलब ऐसी रिपोर्ट कि जो अक्रंस हुई, जो वकुआ हुआ, जो अक्रंस हुई, उसके बारे में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बताई जाए। उसके अंदर लूपहोल्स भी हो सकते हैं, कुछ जो है जिसने एफआईआर दर्ज की वो कुछ भूल भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि उसने एक्यूरेट A to Z सारी पॉइंटेशंस लिखवाई हों। ठीक है, अच्छा ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास का इंपॉर्टेंट केसला है वो है PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 595, सोहरा बीबी वर्सेस स्टेट का एक केस है। इस केस के अंदर क्या होता है, वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब क्या करते हैं, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने बैन कर दिया सेकंड FIR, जिसको हम SIR भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, SIR भी कहते हैं। और TIR के नाम से भी आपने सुना होगा, TIR मतलब थर्ड FIR। तो सेकंड और थर्ड FIR करंटली पाकिस्तान के अंदर 2018 के बाद बैंड हो गई। इस केस ला के बाद बैंड क्यों हुई, इसका फ़ायदा भी है, इसका नुकसानात भी हैं। इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं। इसका फ़ायदा तो ये हुआ कि अगर तो मिसाल के तौर पे मिस्टर ए और मिस्टर बी आपस में लड़े, चोट किसको लगती है, मिस्टर बी को लगती है। चोट किसको लगी, मिस्टर बी को लगी। जब चोट मिस्टर बी को लगी तो मिस्टर बी को लगने के बाद क्या हुआ कि मिस्टर ए ने खुद को चोट मारी और वो चला गया एफआईआर करवाने। फिर बाद में मिस्टर बी भी जाके अपने लिए सेकंड एफआईआर करवा सकता था, मतलब क्रॉस पर्चा करवा सकता था। सही है। अब जब बैंड हो गई, सेकंड एफआईआर का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया, तो जाहिर सी बात है जिसने मारा वही जाके क्या करवा रहा है, मिस्टर बी के खिलाफ एफआईआर करवा रहा है। अब ये रास्ता तो बंद हो गया ऑफेंडर के लिए, तो अब कहाँ जाए, जो एक विक्टिम है, ये विक्टिम बेचारा कहाँ जाए। अगर विक्टिम के खिलाफ ही पर्चा हो गया, विक्टिम के खिलाफ ही एफआईआर दर्ज हो गई, तो विक्टिम कहाँ तो जाएगा, तो विक्टिम कहाँ चला जाएगा, 200 CRPC के तहत। 200 CRPC के तहत वो क्या करेगा, वो जो है डायरेक्ट कंप्लेंट दर्ज करेगा। कि जहाँ पर डायरेक्ट कंप्लेंट कहाँ पर दर्ज होती है, जहाँ पर पुलिस अपनी छानबीन अच्छे तरीके से ना कर रही हो, इन्वेस्टिगेशन सही प्रॉपर ना कर रही हो। ठीक है। अच्छा, अगर तो पुलिस आपकी FIR ना करे, अगर पुलिस 154 के तहत आपकी FIR दर्ज ना करे, तो फिर आप कहाँ चले जाएंगे, 22AB 22AB CRPC के तहत आप चले जाएंगे जस्टिस ऑफ पीस के पास, ताकि वो डायरेक्शन दे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। ठीक है, मतलब FIR दर्ज नहीं हो रही तो 22AB, FIR दर्ज हो गई और विक्टिम के खिलाफ ही हुई, या तो पुलिस अपनी छानबीन सही तरीके से नहीं करी, तो 200 CRPC के तहत आप डायरेक्ट कंप्लेंट पे चले गए। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद 2018 के बाद सेकंड FIR थर्ड FIR बैंड हो गई। दूसरी बात, पुलिस इज ड्यूटी बाउंड टू टेक इन्वेस्टिगेशन। जब FIR हुई तो उसके बाद पुलिस क्या है, पुलिस ड्यूटी बाउंड है कि वो क्या करेगी, वो FIR होने के बाद प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी। और जस्टिस ने ये भी कहा कि FIR के बुनियाद पे कभी भी पुलिस ये साबित कर ही नहीं सकती, पुलिस किसी को जो है किसी अक्यूज पर्सन को मुजरिम करार दे ही नहीं सकती। उसका रीज़न सिंपली ये है कि FIR जस्ट इज़ एन फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाता है, उसके बाद एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट मिलता है ज़ीरो FIR का। अब ये ज़ीरो FIR क्या होती है, किस तरीके से लॉन्च होती है। मिसाल के तौर पे कि आप जो है बैठे हुए हैं, कहाँ पर आप बैठे हुए हैं, हैदराबाद के अंदर, और आपकी जो फैमिली है वो कहाँ पर रहती है, वो रहती है शहदादपुर के अंदर। अब शहदादपुर को कोई जानता नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट समझा रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा आबाई गांव है। अब हैदराबाद से शहदादपुर का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 75 किलोमीटर। ठीक है। अब शहदादपुर के अंदर किसी फैमिली मेम्बर के साथ
किसी को 337 ADF का पर्चा करवाना, आपके भाई को कोई मार के चला गया, मेरे भाई को कोई मार के चला गया, तो 337 ADF का पर्चा करवाना है, तो अब वो किस तरीके से करेगा? और कोई मौजूद ही नहीं है, मेल मेंबर है ही नहीं, तो वो किस तरीके से करेगा? और वो खुद जो है हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और कोई भी मौजूद नहीं है। अब मैं मौजूद हूँ अपनी फैमिली के साथ हैदराबाद के अंदर, तो क्या मैं हैदराबाद के अंदर, कराची के अंदर, जहाँ भी मौजूद हूँ, क्या वहाँ पर कोई FIR करवा सकता हूँ? बिल्कुल करवा सकता हूँ। मैं क्या करूँगा, मैं कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन जाऊँगा और उसको ये सारा वकूआ बताऊँगा, और एक जो है करंट उसी टाइम, जिस टाइम ये मेरे नॉलेज में आई, एक्नॉलेजमेंट हुई, उसी टाइम मैं क्या करूँगा, मैं जो है FIR करवा दूँगा। कहाँ पर? हैदराबाद, कराची, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ करवा दूँगा। इवन आउट ऑफ प्रोविंस भी करवा सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ही। अब मैंने FIR करवाई, तो जो मैंने FIR करवाई थी वो कहाँ पर करवाई थी? वो मैंने करवाई थी कहीं और। वो मैंने कहाँ करवाई? किसी और इलाके के अंदर, किसी और सिटी, प्रोविंस के अंदर। तो जैसे ही वो FIR लॉन्च होगी, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम ज़ीरो FIR। इसका करवाने का रीज़न भी बताता हूँ। अच्छा, अब जैसे ही मैं वापस आऊँगा शहजादपुर के अंदर, वहाँ पर ज़ीरो FIR शो करवा के मैं एक्चुअल FIR दर्ज करवा दूँगा, और जो वक़ुआ उसके अंदर लिखा है वो एज़ इट इज़ उसके ऊपर कॉपी होगा। अब यहाँ पर आपका ये भी क्वेश्चन रेज़ हो सकता था, लेकिन किसी ने किया नहीं, कि सर ये ज़ीरो FIR करवाना नेसेसरी क्यों है? जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये कहा कि जो हमारे पास डिले इन FIR है, डिले इन FIR इज़ अ फेटल इशू, डिले इन FIR इज़ अ फेटल इशू। मिसाल के तौर पे कि एक अकरंस होती है 10 बजे रात के, और आप जो है क्या करते हैं, आप FIR करवाते हैं कितने बजे? अगले दिन रात के 10 बजे, अगले दिन शाम के 5 बजे। तो ये जो डिले है, ये जो डिले का टाइम पीरियड है, ये क्या करता है? ये एक जो विक्टिम है उसके माइंड के अंदर एक प्लानिंग को क्रिएटिविटी ला सकता है, कि मैं जो है पुलिस स्टेशन जाके ये बातें बताऊंगा कि मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अगर आपके साथ कोई भी अकरंस हुई है, आप फ़ौरन ही जाके FIR करवाएं। मतलब कि जितना जल्द से जल्द हो सके, उतना जल्द से जल्द आपने FIR दर्ज करवानी ही करवानी है। ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं, किससे रिलेटेड? FIR से रिलेटेड। ठीक है? उसके बाद रिपोर्ट बाय फीमेल, अगर तो कोई फीमेल रिपोर्ट करवा रही है, तो उसके लिए किसी फीमेल लेडी का होना ज़रूरी है। ठीक है? रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड FIR किस तरीके से होगी, ये मैंने आपको बता दिया। इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, और इससे रिलेटेड बहुत सारे आपको केस लॉज मिल जाएंगे। ठीक है? अब आप आ जाएं किसकी तरफ? शेड्यूल 2 की तरफ। जब आप शेड्यूल 2 को ओपन करेंगे, तो शेड्यूल 2 के अंदर आपको क्या मिलेगा? आपको एक पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जिसके अंदर आपको ये भी मिलेगा कि ये जो ऑफेंस है, ये आइदर कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है। क्या है ये? कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, और पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है? तो इसके जो कॉलम नंबर 3 है, वहाँ पर पुलिस में अरेस्ट, मतलब कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल का जिक्र है। फिर उसके बाद समन्स का जिक्र है, 5 के अंदर बेलेबल, नॉन बेलेबल का जिक्र है, और 6 के अंदर कंपाउंडेबल या नॉन कंपाउंडेबल का जिक्र है। और ये जो डिटो डेटा लिखा हुआ है, मतलब कि सेम एज इट इज़ प्रोवाइडेड अबव। ठीक है? 154 क्लियर हुआ? होप सो कि क्लियर हो गया होगा। अच्छा, उसके बाद आ जाए 155 CRPC। 155 CRPC क्या कहता है? इन्फॉर्मेशन इन नॉन कॉग्निजेबल केसेस। मैंने आपको क्या बताया कि जब नॉन कॉग्निजेबल केस होगा, तो वहाँ पर क्या होगी? वहाँ पर रिपोर्ट दर्ज होगी, जिसको हम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर NC भी कहते हैं। NC किन किन जुर्मों में होती है? जब आपका NIC गुम हो गया, NC की फुल फॉर्म क्या है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है? NC की फुल फॉर्म NIC नहीं, NIC वाले नेशनल आइडेंटिटी कार्ड वाली NC नहीं है। NC की फुल फॉर्म है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब क्या होता है कि आपका NIC गुम हो गया, आपका पर्स चोरी हो गया, या आपका जो है मोटरसाइकिल जो है गुम हो गया, या ऐसी कोई भी चीज़ जो कि कॉग्निजेबल की सूरत में नहीं आती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? रिपोर्ट करवाते हैं, जिसको हम कच्ची रिपोर्ट का नाम देते हैं। ठीक है? When information is given in an officer in charge of the police station commission within the limit of such police station non-cognizable offence, he shall enter into a book। अब ये enter to a book का क्या मतलब है? मैंने आपको FIR वाले के अंदर भी बताया enter to a book, और यहाँ पर भी enter to a book। अब देखें, पुलिस के पास एक रोज़ नामचा होता है। क्या होता है? एक रोज़ नामचा, जिसको इंग्लिश के अंदर डेली डायरी कहते हैं।
डेली डायरी के अंदर जो भी अकरंस हुई, जो भी ऑफेंस होता है जो कि नॉन कॉग्निजेबल में होता है, वो डेली डायरी के अंदर आ जाता है। और उस डेली डायरी के अंदर एक कॉलम होता है जिसके अंदर एफआईआर्स का जिक्र होता है कि एफआईआर्स कितनी हुई। मिसाल के तौर पे अगर तो 2023 चल रहा है और एफआईआर के ऊपर ऊपर टॉप पे लिखा हुआ है आपके 995/2023, इसका मकसद ये है कि 2023 में 995 एफआईआर है इस कंसर्न्ड पुलिस स्टेशन के अंदर। और अगर लिखा हुआ है 09/2023, इसका मतलब कि उस इलाके के अंदर कोई ऑफेंस होते ही नहीं है, उस इलाके के अंदर जराइम का रेशियो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से 90 एफआईआर है उस इलाके के अंदर। ठीक है, अगर 995 है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 995 एफआईआर है उस इलाके के अंदर 2023 के अंदर। मतलब हर साल की एक अलग अलग बुक होती है, सेपरेट सेपरेट। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन इनटू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन तो किस तरीके से होगी? इन्वेस्टिगेशन किस तरीके से होगी? नो पुलिस ऑफिसर शल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। मतलब कि अगर आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो आप क्या करेंगे? आप जो है मजिस्ट्रेट को एप्लीकेशन दे सकते हैं, कंप्लेंट करवा सकते हैं। अब ये जो कंप्लेंट है वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, इसके साथ कनेक्टेड है। जब आप ये लेक्चर सुनेंगे साथ ही साथ आप 200 सीआरपीसी का लेक्चर सुनेंगे तो आप दोनों को जोड़ सकेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि पीपीसी जो पढ़ के आया है वही सीआरपीसी को समझ सकता है, क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ लॉज कनेक्टेड है। अब कह रहा है इन्वेस्टिगेशन इनटू नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नो पुलिस ऑफिसर शल इन्वेस्टिगेट इन नॉन कॉग्निजेबल केस। नॉन कॉग्निजेबल केस जिसके अंदर क्या होता है? जिसके अंदर आपने क्या करना है, एक जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा? वो डायरेक्शन देगा पुलिस ऑफिसर को कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन करें, फिर ही वो करेगा। 155 सब क्लास 2 के अंडर। फिर उसके बाद 156 क्या कहती है? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन इनटू कॉग्निजेबल केस। देखें, जब कॉग्निजेबल केस के अंदर एफआईआर दर्ज हो गई, जब एफआईआर दर्ज हो जाती है कॉग्निजेबल केस के अंदर, तो पुलिस में अरेस्ट विदाउट ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट। तो पुलिस जो है बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के किसी को भी अरेस्ट कर सकती है और इन्वेस्टिगेट कर सकती है। Any officer in charge of the police station may, without the order of the magistrate, investigate any cognizable case with the court having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquire into or try under the provision of chapter 15 relating to the police or inquiry or trial। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं नो प्रोसीडिंग ऑफ द पुलिस स्टेशन police officer in any such case shall at the stage be called in question ground that the case was one which officer was not empowered under the investigation। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज़? मतलब कि क्या है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर जिसको आईओ नामजद किया गया है वो क्या कर सकता है? वो जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकता है 156 सीआरपीसी के तहत और कोई भी सवाल नहीं उठेगा। एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर 190 क्या है? कॉग्निजेंस लेना, मतलब कि किसी भी ऑफेंस के अंदर कॉग्निजेंस लेना। मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन एज अबव मेंशन्ड, मतलब मजिस्ट्रेट भी क्या कर सकता है? डायरेक्शन दे सकता है, एम्पावर्ड है अगर वो 190 के तहत। तो उसके बाद police has got a statutory right to investigate a cognizable offence and even a submission of final report under 173 does not bar further investigation of the case। मतलब कहने का मकसद ये है कि अगर तो पुलिस क्या करती है 173 के तहत रिपोर्ट दर्ज जमा करवा देती है, फाइनल रिपोर्ट जमा करवा देती है जिसको हम चालान कहते हैं। फाइनल रिपोर्ट जमा करवाने के बाद फर्दर वो जो है दोबारा से इन्वेस्टिगेशन भी कर सकती है, वो उसको बार नहीं करता। इसका केस लाया 1993 PCRLJ 223। क्या है? 1993 PCRLJ 223। जो ये केसला क्या कहता है हमें? कि बार नहीं करता फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे बार नहीं है, मतलब फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है। नेक्स्ट प्रोविजन ओपन करें 156A। 156A क्या कहता है? 295C PPC जो हमारे पास ब्लास्फेमी लाज हैं, ब्लास्फेमी लाज के बारे में बताता ही है कि जो ब्लास्फेमी लाज हैं 295C, उसके अंदर जो एटलीस्ट द रैंक ऑफ द सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस शैल इन्वेस्टिगेट। तो मैंडेटरी प्रोविजन है कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ द पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगा। और जहाँ पर जिना का केस है और मुलविस से कोई भी वुमेन है तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर कंटेन दिस पर्सन अक्यूज इन द ऑफेंस ऑफ जिना
नो पुलिस ऑफिसर शल बिलो द रैंक ऑफ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करेगा। प्रोसीजर वेयर कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड, आ गई बात कि जहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है, सस्पेक्टेड है। If from investigation received or otherwise an officer in charge of the police station has reason to suspect the commission of offence which he has empowered under 156 to investigate, he shall send a report to same to the magistrate empowered to take cognizance in such offence upon the police report, and shall proceed in person, and shall depute one of the subordinate officer not below the rank of the provincial government may general special order प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ टू प्रोसीड। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर ये कह रहा है कि जहाँ पर पुलिस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और उसकी कोई भी रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई, तो पुलिस खुद से क्या कर सकती है, पुलिस खुद से जो है एप्लीकेशन मूव कर सकती है, पुलिस खुद से जो है डायरेक्शन ले सकती है, किससे, मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट को ये बता सकती है कि यहाँ पर एक कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो है वो उनको फर्दर पावर देगा कि आप कॉग्निजेंस ले सकता है 190 के तहत कि आप यहाँ पर जाके इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। उसके बाद 158 रिपोर्ट अंडर 157 हाउ सबमिटेड। अभी जो 157 है, 157 की जो रिपोर्ट है वो हाउ सबमिटेड, 157 की रिपोर्ट किस तरीके से तो सबमिट की जाएगी। 157 के रिपोर्ट, एवरी रिपोर्ट सेंड टू द मजिस्ट्रेट अंडर 157 शल प्रोविंशियल गवर्नमेंट सो डायरेक्ट बी सबमिटेड थ्रू द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द पुलिस ऑफिसर जनरली स्पेशल ऑर्डर अपॉइंट ऑन दिस बिहाफ। मतलब कि जो सुपीरियर अथॉरिटी है, सुपीरियर ऑफिसर है, वो क्या करेगा, वो जो है रिपोर्ट सबमिट करेगा इन फ्रंट ऑफ मजिस्ट्रेट। उसके बाद 159 किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होगी। 159 कहता है मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट में डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन। मतलब इस 158, 150, 157, 158 के बाद का जो प्रोसीजर है वो 159 के अंदर है। कॉग्निजेबल ऑफेंस सस्पेक्टेड है, फिर उसके बाद इसी पर ही मजिस्ट्रेट क्या करेगा, इंक्वायरी करेगा। इंक्वायरी किस तरीके से करेगा, सच मजिस्ट्रेट ऑन रिसीविंग सच रिपोर्ट में डायरेक्ट, मजिस्ट्रेट क्या करेगा, में डायरेक्ट एन इन्वेस्टिगेशन, डायरेक्ट कर सकता है, पावर है उसकी। इफ ही थिंक्स फिट प्रोसीड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकता है। 160 के तहत क्या होता है, स्टेटमेंट्स कॉल होती हैं, किसकी, स्टेटमेंट्स कॉल होती हैं विटनेसेस की, विटनेसेस को बुलाया जाता है पुलिस स्टेशन के अंदर। अब मैंने आपको एक बात बताई थी QSO के अंदर, कानून शहादत ऑर्डर के अंदर, कि हमारे पास जो कन्फेशन है, कन्फेशन कौन रिकॉर्ड करेगा, मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा। मजिस्ट्रेट से हटके अगर कोई कन्फेशन रिकॉर्ड करता है वो आ जाता है एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन के अंदर। तो जो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन है वो क्या है, देयर इज़ नो सेंसिटिविटी इन द आई ऑफ लॉ। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास जो 161 के रिपोर्ट्स हैं, ये क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स अदर देन कन्फेशन। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन अदर, रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स अदर देन कन्फेशन। तो जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं किसकी, विटनेसेस की, विटनेसेस को बुलाया गया, विटनेसेस को बुलाया जाएगा 160 के तहत और उनकी स्टेटमेंट्स कॉल होंगी 161 के तहत, ठीक है। लेकिन वो कन्फेशन नहीं होगी, क्योंकि कन्फेशन कौन रिकॉर्ड कर सकता है, मजिस्ट्रेट ही रिकॉर्ड कर सकता है। अच्छा जी, अब ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, 161 तक। 161 के बाद आ जाएं आप 160, अच्छा 161 के साथ जो इस कनेक्टेड एक प्रोविजन है वो है 340 का प्रोविजन। 340 क्या कहता है, स्टेटमेंट ऑन ओथ, स्टेटमेंट बाय अक्यूज्ड अंडर 161 इनएडमिसिबल, 340 स्टेटमेंट ऑन ओथ एडमिसिबल, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट इनएडमिसिबल। तो इसके साथ एक जो है रिलेटेड प्रोविजन है 164 के साथ 340 CRPC। तो ये जब हम 340 पढ़ेंगे तो इसको आप मज़ीद समझ सकेंगे। 164 क्या कहता है, 163 कहता है नो इंड्यूसमेंट टू बी ऑफर्ड, किसी तरीके से कोई इंड्यूसमेंट हो, थ्रेट हो, तो फिर क्या होगा, नो पुलिस ऑफिसर और अदर ऑफिसर इन द अथॉरिटी शल ऑफर टू मेक काज टू बी ऑफर्ड एनी सच इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस एज द मेंशन इन एविडेंस एक्ट 1872। मतलब कि अभी तक कानून शहादत ऑर्डर के भी रेफरेंसेस CRPC के अंदर मौजूद नहीं है, आपको इंडियन एविडेंस एक्ट के ही रेफरेंसेस मिलेंगे, मतलब तब से लेकर अब तक इसको छेड़ा भी नहीं किया, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाता है 164 को कनेक्ट करें किसके साथ, 364 CRPC के साथ। 364 और 164 एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं,
वो क्या कहते हैं, पावर टू रिकॉर्ड स्टेटमेंट और कन्फेशन। एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास स्पेशली empowered ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रोविंशियल गवर्नमेंट मे इफ he is not police officer record the statement or confession made to him or course investigation under this chapter 8 any afterward before the commencement of the inquiry or trial। मतलब कि बिफोर कमेंसमेंट स्टार्ट होने से, कमेंस होने, ट्रायल कमेंस होने से पहले पहले, इंक्वायरी होने से पहले पहले वो क्या कर सकता है, वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर सकता है। अब सीआरपीसी भी पढ़ लिया, क्यूएसओ भी पढ़ लिया, लेकिन आपको प्रोसीजर नज़र नहीं आता कन्फेशन का। कन्फेशन का प्रोसीजर कहाँ से मिलेगा? वेयर लॉ इज साइलेंट वी नीड केस लॉज। केस लॉज के अंदर 1984 या 85 का एक केस लॉ है जिसके अंदर हमें सारी की सारी डिटेल मिल जाती है कन्फेशन की, जो हमें ये कहता है कि कन्फेशन के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है। कन्फेशन के लिए आपने सबसे पहले जो है, जो मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा, वो अक्यूज़ आएगा उसके पास, अक्यूज़ आया उसके पास तो उसके बाद जो है अक्यूज़ के हैंडकफ्स रिमूव करेगा। हैंडकफ्स रिमूव करने मतलब हथकड़ियाँ रिमूव करने के बाद क्या होगा, पुलिस को निकाल दिया जाएगा वहाँ से। पुलिस को वहाँ से निकालने के बाद अदर इररिलेवेंट पर्सनस को भी निकाल दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद उससे 10 से 12 मतलब 8 से 10 नियर अबाउट कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अक्यूज से कि आप अपना ये जो कन्फेशन है ये होशो हवास में कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कौन पूछेगा? डायरेक्ट मजिस्ट्रेट पूछेगा। और दूसरा सवाल ये कि आप ये जो कन्फेशन कर रहे हैं, ये कन्फेशन क्या किसी थ्रेट, प्रॉमिस, इंड्यूसमेंट में या फिर जो है प्रॉमिस ऑफ सिक्रेसी में तो नहीं कर रहे, ठीक है। फिर उसके बाद सवाल पूछा जाएगा कि आपके साथ पुलिस का बिहेवियर कैसा था, आपने ये जो जुर्म किया ये जुर्म क्या सोच कर किया, मतलब कनेक्टिविटी हो, क्वेश्चंस की कनेक्टिविटी होगी किसके साथ, उसके कन्फेशन के साथ। कन्फेशन वो कर तो रहा है लेकिन उसके साथ ही साथ वो इन सवालों के जवाबात भी देगा, ठीक है। अब उसने ये सवालात के जवाब दे दिए, ये सारे के सारे सवालात के जवाब दे दिए। फिर जब मजिस्ट्रेट उसका कन्फेशन रिटर्न में लिख के देगा तो उसके बाद वो पढ़ के भी सुनाएगा उसको और उसके बाद वो साइन भी करेगा, फिर हो जाएगी कन्फेशन रिकॉर्डेड। अच्छा जी, अब उसके बाद 164 हो गया, समझ में आ गया 164। सच स्टेटमेंट शैल बी रिकॉर्डेड इन सच ऑर्डर सच ऑफ द मैनर हेयर इन आफ्टर रिकॉर्डिंग एविडेंस, मतलब कि रिटर्न में होगी। फिर उसके बाद इसके बारे में बताया जा रहा है कि इसकी स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, जुडिशियल कन्फेशन क्या होता है, डिले इन द रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशनल स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ कैन नॉट निगेट द सेम इफ अदरवाइज इट इज़ प्रूव्ड टू हैव बीन वॉलेंटरली मेड। मतलब पीएलडी 2004 कराची 194 का एक केस लाया जो हमें क्या कहता है कि अगर तो जुडिशियल कन्फेशन की स्टेटमेंट खुद से डिले हो जाए तो फिर क्या होगा, फिर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। और कोई इम्पोर्टेंट केस ला अगर इसके साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि देखें अभी इम्पोर्टेंट सीआरपीसी आपकी स्टार्ट हो चुकी है तो अभी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाना है, ठीक है। क्योंकि अगर लाइव क्लास के अंदर अगर कोई चीज़ स्किप हो जाती भी है तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ से वो गेन कर सकें। हाँ, जुडिशियल कन्फेशन से अगर कोई रिट्रैक्ट कर जाए तो क्या होगा। इफ़ वॉलेंटरीलेस ट्रूथ और कन्फेशन इज एस्टेब्लिश्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड, रिट्रैक्शन even if made shall not affect the said judicial confession and retraction would be wholly impartial where the accused person had not doing lawfully from their confessional statement and did not move retraction। 2003 1200 पेज नंबर 1264 का एक केस लाए 342 सीआरपीसी स्टेटमेंट का। अब ये जो हमारे पास एक ईसाई बीवी थी, उसका नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा, उसने क्या किया, उसने लोअर कोर्ट के अंदर कन्फेशन कर लिया उसने कि मैंने जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की थी। अब क्या हुआ कि कन्फेशन करने के बाद ट्रायल उसके ख़िलाफ़ चला गया, जाहिर सी बात है कन्फेशन करेगा तो ट्रायल उसके ख़िलाफ़ ही जाना है। ट्रायल उसके ख़िलाफ़ गया, ट्रायल उसके ख़िलाफ़ जाने के बाद उसको सज़ा आ जाती है। सज़ा आने के बाद वो क्या करती है, वो अपील करती है हाई कोर्ट पे। जब उसने हाई कोर्ट पर अपील की तो अपील में उसने ये कहा कि मैं अपने कन्फेशन से रिट्रैक्ट करती हूँ। क्यों रिट्रैक्ट करती हूँ? क्योंकि मैं एक प्रेशर के अंदर मैंने कन्फेशन किया था। किसके अंदर? एक पॉलिटिकल प्रेशर के अंदर या फिर आम लोगों के प्रेशर के अंदर, ठीक है। अब
उसने रिटेक किया, उसके बाद दोबारा उसका ट्रायल चला, तो बाद में पता चला कि उसको रिहा भी कर दिया, उसको बाहर मुल्क भेज भी दिया। अब वो कहाँ है कहाँ नहीं है इसका किसी को पता नहीं। ये करीब अभी रिसेंटली जो है 2018 या 2017 का केस है, कोई ज़्यादा पीछे नहीं जाए आप। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, नाउज़ुबिल्लाह। अब ज़्यादा अल्फाज़ात उसने जो है बोले, और ज़ाहिर सी बात है, लेकिन अवाम बहुत ही जो है शोर गुल में आई। अवाम ने बहुत ही कोशिश की, लेकिन क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। हमारी अवाम मीडिया को देखती है, ठीक है, कुछ टाइम पीरियड के लिए, जब उसको ऐसा लगता है कि अब हमें बाहर निकलना चाहिए, निकल जाती है, ठीक है। मतलब कि एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है, एक्सट्रीमिस्ट हो जाती है किसके लिए? मज़हब के पीछे। फिर उसके बाद जब मामलात सारे किसी और के हैंड ओवर हो जाते हैं, पॉलिटिक्स के हैंड ओवर या फिर जुडिशरी के हैंड ओवर, तो फिर वो जो है आवाम वापस आकर घर बैठ जाती है। मतलब उसके बाद उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। इससे क्या साबित हुआ कि जुडिशल कन्फेशन से रिट्रैक्ट भी किया जा सकता है। उसके बाद 164A मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप। 164A ये कहता है कि अगर तो कोई विक्टिम ऑफ रेप है, रेप हुआ है किसी शख्स का, और विक्टिम है, विक्टिम मतलब किसी औरत के साथ, किसी बच्ची के साथ ज्यादती हुई है, where an offense is committed, rape, unnatural offense and sexual abuse, or commit rape, unnatural offense, sexual abuse, section 376, 377 or 377B respectively PPC is under the investigation of the victim, shall be examined by the registered medical practitioner। ये मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि रजिस्टर्ड जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा वो क्या करेगा? वही एग्जामाइन करेगा, कोई भी एरा गेरा आम बंदा एग्जामाइन नहीं कर सकता। और जब भी एग्जामिनेशन होगी इन फ्रंट ऑफ फीमेल होगी या फीमेल खुद से करेगी। अगर तो फीमेल प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर फीमेल को बुलाया जाएगा, फिर की जाएगी, अदरवाइज मेल खुद से नहीं कर सकता। 164B डीएनए टेस्ट। डीएनए टेस्ट का भी ये अमेंडेड प्रोविजंस कुछ आ चुके हैं। वेयर एन ऑफेंडर अंडर 677B PPC is committed or attempt to have been committed and alleged to have been committed, the DNA deoxyribonucleic acid samples there practicable shall be collected from the victim with his or her consent and her consent or his natural or legal guardian accused during the medical examination conducted under 164A within optimal time period of receiving information relating to commission of such offense। इसका मतलब क्या है कि उसकी डीएनए कलेक्ट की जाएगी, डीऑक्साराइबोन्यूक्लिक एसिड, जो हमने पढ़ा था बायोलॉजी के अंदर, कि डीएनए का टेस्ट होगा विक्टिम का भी और जो अक्यूज्ड पर्सन है उनका भी, कि डीएनए मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद जो सीमेन है उसका सैंपल लिया जाएगा। ये आप जो है जब आप मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पढ़ेंगे तब आप ये जो पूरा का पूरा एग्जामिनेशन का चैप्टर है, मेडिकल एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी, उसको मज़ीद समझ सकेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही अलग है। सीआरपीसी के अंदर भी अलग है, लेकिन वहाँ पर भी अलग है। 167 क्या है? इंपॉर्टेंट प्रोविजन, रिमांड। रिमांड का मतलब क्या होता है? टू सेंड बैक। Whenever any police is arrested or detained in custody, whenever any person is arrested or detained in custody and it appears that the investigation cannot be completed within the period of 24 hours fixed under 61। मैंने क्या बताया था कि 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उस अक्यूज को प्रेजेंट करना ही करना है। मजिस्ट्रेट के सामने उस पर्सन को प्रेजेंट करना ही करना है 61 सीआरपीसी के तहत। अब जब 61 सीआरपीसी के तहत आपने अक्यूज को प्रेजेंट कर दिया और 24 घंटे के अंदर आपकी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पूरी ना हो सकी, तो क्या होगा? तो फिर जो है रिमांड होगी। रिमांड मतलब कि जो पुलिस है वो रिमांड लेगी। रिमांड किस चीज़ का? कि हमें जो है इस शख्स को वापस दिया जाए, इसकी डिटेंशन वापस दी जाए, ताकि हम इससे दोबारा पूछताछ कर सकें। अब पुलिस मारती पीटती नहीं है। ये आप कहेंगे कि सर मारती पीटती नहीं है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पुलिस जो है इस तरीके कार की इन्वेस्टिगेशन करती है कि मजिस्ट्रेट को भी पता नहीं चलता कि इन्वेस्टिगेशन किस तरीके कार की हुई। अच्छा, तो ये जो टाइम पीरियड है ये कितने दिन का हो सकता है? मतलब जो रिमांड है, रिमांड कॉन्टेस्ट होने के बाद जो पुलिस ऑफिसर के पास एक अक्यूज गया, तो अक्यूज्ड कितने दिन तक दोबारा से रिमांड में रह सकता है? 14 डेज, और फिर उसके टाइम को बढ़ा के 17 दिन किया जा सकता है। इसके लिए टाइम पीरियड आपको याद हो बस, ठीक है। 14 + 15 डेज, मतलब 17 डेज नहीं है, 14 डेज प्लस 1 डे। 1 डे जो 24 घंटे थे वो, और उससे हट के जब रिमांड में आएगा तो
14 डेज, मतलब टोटल जो टाइम पीरियड है वो 15 डेज है। नेक्स्ट प्रोविजन ओपन करें 169 CRPC। 169 CRPC, release of accused when evidence deficient. If upon an investigation under this chapter it appears to the police officer in charge of the police station, police officer making an investigation, that there is no sufficient evidence, reasonable grounds suspicious to justify accused to the magistrate, the officer shall, if the person is in custody, release him on surety of bond with or without sureties। मतलब कि ये है बेल बाय पुलिस, इसको हम क्या कहते हैं, बेल बाय पुलिस। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राइट डाउन व्हाट इज विच प्रोविजन इज नॉट बेल बाय पुलिस, तो बेल बाय पुलिस हम इसको कहते हैं, किसको, रिलीज बाय पुलिस। कि अगर पुलिस को ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई भी सफिशेंट ग्राउंड नहीं है, सफिशेंट एविडेंस नहीं है इसको मज़ीद अपने पास रखने का, और इसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिल रहे, तो पुलिस बॉन्ड के रखने के बाद, उसको ये कहने के बाद कि जब तक इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जब तक क्या चल रही है, इस केस की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तब तक आप ये मुल्क ये कंट्री छोड़ भी नहीं सकते। आ रही बात समझ में, इस सिटी को, इस आउट ऑफ सिटी आप जा नहीं सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेल बाय पुलिस या रिलीज बाय पुलिस। उसके बाद नेक्स्ट प्रोविजन आ जाए 170, केस टू बी सेंट टू द मजिस्ट्रेट व्हेन एविडेंस इज सफिशेंट। जब एविडेंस सफिशेंट होगा तो फिर केस फॉरवर्ड होगा किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्ड हो जाएगा। सही है। 172 कह रहा है डायरी ऑफ प्रोसीडिंग इन इन्वेस्टिगेशन। देखें, मैंने आपको ये बताया था कि CRPC कानून शहादत ऑर्डर के अंदर जब हमने QSO पढ़ा, तो QSO के अंदर हमने 155 पढ़ा, 155 के अंदर रिफ़्रेशमेंट ऑफ मेमोरी पढ़ी। रिफ़्रेशमेंट ऑफ मेमोरी के अंदर मैंने आपको जो है डायरी के बारे में बताया था। कौन सी डायरी के बारे में, जिसके अंदर पुलिस रेगुलरली अपना जो इन्वेस्टिगेशन है वो लिखती है कि किस तरीके से किसी का इन्वेस्टिगेशन करना है, सारा कुछ प्रॉपरली लिख रही होती है। तो वो एक क्या है, प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है, हर किसी को दिखाया नहीं जाता। लेकिन 155 के तहत जब उसकी रिफ़्रेशमेंट ऑफ मेमोरी होगी कि एंट्री वगैरह के मुताबिक, तो फिर क्या होगा, फिर जो है रिफ़्रेशमेंट ऑफ मेमोरी के साथ एडवर्स पार्टी को भी वो डायरी दिखाई जाएगी। मतलब कि ये उसकी एक एक्सेप्शन मौजूद थी, मैंने आपको पढ़ाया था। तो 172 के तहत जो डायरी है उसके बारे में बता रहा है, एवरी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस कोड शल डे टू डे इंटर, मतलब डे टू डे उसने अपनी रेगुलरली एक डायरी को मेंटेन करना है ताकि वो क्या कर सके, रिफ्रेश हिज मेमोरी का जिक्र भी है इस प्रोविजन के अंदर। 173 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सप्लीमेंटल रिपोर्ट के बारे में भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा। एवरी इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर शैल बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। ठीक है, विदाउट अननेसेसरी डिले एज सुन एज पॉसिबल कंप्लीटेड द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन थ्रू द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। मतलब कि इन्वेस्टिगेशन जितना जल्द से जल्द हो सके आप पुलिस ने कंप्लीट करनी है और फाइनल चालान सबमिट करना है, जिसको हम रिपोर्ट बाय पुलिस भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट बाय पुलिस भी कहते हैं। फॉरवर्ड टू द मजिस्ट्रेट empowered टू टेक कॉग्निजेंस ऑफेंस ऑन द पुलिस रिपोर्ट और रिपोर्ट फ्रॉम द प्रिस्क्राइब बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट सेटिंग फॉर द नेम ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑफ द नेम्स ऑफ द पर्सन हु अपीयर्ड और अक्वाइंटेड विद द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, उसके बाद सारी तफसीलात बतानी है। फिर उसके बाद सब क्लास 2 के अंदर आ जाएं, वेयर द सुपीरियर ऑफिसर ऑफ पुलिस हैज़ बीन अपॉइंटेड अंडर 158 the report shall at any case which the provincial government by general or special order direct be submitted through that officer, and he may pending the order magistrate direct the officer in charge of the police station to make further investigation। मतलब कि अगर insufficient evidence है तो फिर वो further investigation के लिए भी बोल सकता है उसको, जिसको हम supplemental report कहते हैं। मतलब रिपोर्ट दर्ज हुई 173 की और यहाँ पर इनकम्प्लीट है, तो फिर क्या होगा, फिर वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन जब उसने की तो भी उसको कोई ज़्यादा कुछ ख़ास मिला नहीं, मतलब कि 173 तक उसको कोई ख़ास एविडेंस नहीं मिला, तो फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन की, फिर उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे सप्लीमेंटल रिपोर्ट। सप्लीमेंट्री जैसे हम लेते थे एग्जाम्स के अंदर, फेल हो जाते थे तो सप्लीमेंट लेते थे ना, सप्लीमेंटल रिपोर्ट जो सप्लीमेंट की सूरत में होगी। अंडरस्टैंड। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर।
इसको एक बार डायरेक्ट को अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। इसके इम्पोर्टेंट जो केस लॉज मैंने आपको बताए हैं वो सारे के सारे अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लीजिएगा। अब यहाँ तक किसी भी किस्म की कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो मैंने मिस किया हो। हाँ, जो सेक्शन इसके अंदर मैंने मिस किए वो इम्पोर्टेंट नहीं थे। जो इम्पोर्टेंट थे इस पूरे चैप्टर के अंदर वो मैंने आपको बताया भी, प्रोसीजर भी समझा दिया, और साथ ही साथ ये भी बता दिया कि एफआईआर की इंपॉर्टेंस क्या है, सेकंड एफआईआर क्या होती है, थर्ड एफआईआर क्या होती है, और डिले इन एफआईआर इज़ अ फेटल इशू, इसका क्या मतलब है। ठीक है, और इसका मतलब ये हो गया कि एफआईआर जब आप करवाने जाएंगे तो आप ये लेक्चर ज़रूर सुन के जाइएगा, तो आपके लिए ज़्यादा मुफीद होगा ये लेक्चर।